रेजुडिकेटा चल रहा है भाई आपका सीपीसी में। 3 दिन लग गया, लगभग 4 दिन। अभी 1-2 दिन और लगेगा, मान के चलिए। सबसे बड़ा चैप्टर है, यानी कि क्योंकि अभी अंतर भी बताना है, और सहवादी और रेजुडिकेटा सह प्रतिवादी, यानी कि अभी तमाम चीजें इसमें बची हैं। तो आपका ये जो रेजुडिकेटा जो बताया जा रहा था, फिर एक बार देखिए। आवश्यक तत्वों को हम बता रहे थे। पहला, धारा 11 लागू होने के लिए पहली शर्त ये थी कि दो वादों का होना, यानी कि टू सूट का होना। एक आपका प्रीवियस सूट यानी कि पूर्ववर्ती वाद, और दूसरा सब्सिक्वेंट सूट यानी कि पश्चातवर्ती। इसके बाद बताया गया था स्पष्टीकरण 1, बताया गया कि यह स्पष्ट करता है कि पूर्ववर्तीवाद कौन होगा और पश्चातवर्तीवाद कौन होगा। तो जिस वाद में पहले फैसला या जजमेंट आ चुका है वह पूर्ववर्ती होगा, और भले ही वह समय की दृष्टि से बाद में दायर किया गया हो, ये बताया गया। अगर पूर्ववर्ती वाद अवैध हैं तो वह निर्णय रेस जुडिकेटा का काम नहीं करेगा। पूर्ववर्ती वाद को आप रद्द करा सकते हैं। इसका आधार साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 में दिया गया है। 3 आधारों पर किसी भी निर्णय को अटैक कर सकते हैं। वह आधार भी मैं बताया था। एक तो जिस न्यायालय ने निर्णय दिया वह कॉम्पिटेंट नहीं था, पहला। दूसरा, कपट करके निर्णय लिया गया, फ्रॉड करके। और तीसरा, कंक्लूजन यानी कि आपका दोषंध या साठगांठ करके। दूसरा आवश्यक तत्व आपका बताया गया कि पूर्ववर्ती वाद में जो न्यायालय निर्णय दिया है वह न्यायालय पश्चातवर्ती वाद में भी निर्णय देने की अधिकारिता रखता हो। इसके लिए हमने बताया था कि अधिकारिता होती क्या है। अधिकारिता के प्रकार बताया गया था कि धन संबंधी अधिकारिता, फिर स्थानीय यानी कि मोनेटरी, फिर आपका टेरिटोरियल या लोकल, तीसरा सब्जेक्ट मैटर संबंधी जुडिक्शन यानी कि विषय वस्तु, चौथा बताया गया था मूल, पांचवा अपीली, छठवां समवर्ती। समवर्ती मतलब दोनों को पावर है, दो से अधिक न्यायालय। इसमें आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी पक्षकार को धन संबंधी अधिकारिता पर आपत्ति है या स्थानीय अधिकारिता पर आपत्ति है, तो उत्तराखंड बना भी है क्वेश्चन कि ऐसी आपत्ति किस धारा के तहत सीपीसी में की जाती है। तो 21 भाई याद रखिए, किस धारा के तहत, 21 के तहत। फिर आपका ये बना है क्वेश्चन कि कब तक आपत्ति की जा सकती है। तो आपका सर्वप्रथम सुलभ अवसर पर, यानी कि प्राइमा फेसाई, यानी कि जैसे ही प्रतिवादी को न्यायालय में मौका मिला वैसे ही ये आपत्ति कर दे कि वादी ने जो सूट आपके कोर्ट में दायर किया है आपको मोनेटरी या लोकल जुडिक्शन नहीं है। अगर इस समय नहीं किया जाता तो जो फैक्ट इन इशू बनता है, यानी कि जो विवादक तथ्य बनता है, यानी कि जब विवादक तथ्यों का निर्माण होता है तो विवादक तथ्यों के निर्माण के समय या उसके पूर्व, ये 2 लाइन जरूर याद रखिए। किस सेक्शन में ये बताया गया? 21। इसके बाद आपका जो बताया गया कि न्यायालय की सक्षमता के बारे में, या न्यायालय कॉम्पिटेंट है कि नहीं, इसके लिए 2 एक्सप्लेशन काम करेंगे। एक्सप्लेशन नंबर 2 और एक्सप्लेशन नंबर 8। एक्सप्लेशन नंबर 8 पर ही याद रखना है, ये मूल सीपीसी में नहीं था, इसे 1976 में जोड़ा गया। ये कल बताया गया था आपका पूरा डिटेल में। अब आइए जो तीसरा आपका आवश्यक तत्व है उसको देखा जाए, और उसमें भी आपका 2-4 टेक्निकल बातें आएंगी। तीसरा आवश्यक तत्व ये है
कि पूर्ववर्तीवाद में जो विषय आपका ये प्रत्यक्षतः और सारतः यानी कि डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली, यानी कि अभी हम बताएंगे प्रत्यक्षतः और सारतः जो विषय विवादित थे, चाहे वह एक्चुअल रूप में या कंस्ट्रक्टिव रूप में, यानी कि चाहे वह वास्तविक रूप में या आणविक रूप में, वही विवाद पश्चातवर्तीवाद में भी सारतः और प्रत्यक्षतः और सारतः चाहे वास्तविक रूप से या आणविक रूप से विवाद्य होने चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुकदमे में जो विवाद था वही विवाद किस मुकदमे में होना चाहिए, दूसरे। अगर पहले मुकदमे का विवाद अलग था और दूसरे मुकदमे का विवाद अलग था, तो ऐसी दशा में पहले मुकदमे में दिया गया निर्णय रे जुडिकेटा का काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मैटर इन इशू है या जो विवादक विवादक तथ्य हैं या जो विवाद है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहले दो भाग बांटिए, यानी कि जो मैटर इन इशू है, पहले विवादक तथ्य समझिए भाई, उसके बाद बंटवारा किया जाए। यानी कि आपका जो एविडेंस में जाएंगे तो इसको फैक्ट इन इशू कहा जाता है, यानी कि विवादक तथ्य। विवादक तथ्य की परिभाषा या मैटर इन इशू की परिभाषा आपका सीपीसी में न देकर स्पष्ट रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई है। फैक्ट इन इशू का मतलब कि मुख्य रूप से किसी विषय पर एक पक्षकार डिमांड करे या एक पक्षकार मांग करता है और दूसरा पक्षकार या तो माने उसे डिनाई करता है, इनकार करता है, तो हम कहते हैं कि वह विवादक तथ्य है, यानी कि फैक्ट इन इशू है। फिर एक बार याद रखें, जैसे ये कहता है कि इस मकान के बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, इस बात का विरोध भी करता है कि ये बिल ए जमा नहीं करता, तो ये जो आएगा, ए ने डिमांड किया और बी ने क्या किया, डिनाई, तो डिमांड और डिनाई से क्या निकलेगा, आपका फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य, यानी कि जिस पर पक्षकारों में क्या हो, आपस में विवाद। इसी प्रकार अब सीपीसी में बैक हुए भाई, जो मैटर इन इशू रहेगा या जो विवादक तथ्य रहेगा वह दो प्रकार का होता है। पहले दो प्रकार बना लीजिए, एक आपका एक्चुअल में होता है और यानी कि एक जो विवादक तथ्य होता है वह वास्तविक में होता है, या और दूसरा जो होता है उससे जुड़ा रहता है, यानी कि दो भागों में बांट लेना है। यानी कि एक्चुअल मैटर इन इशू और आपका कह सकते हैं कि सेकेंडरी मैटर इन इशू या कोलिटरल भी कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक विवादक तथ्य जो होता है वास्तविक होता है, और यानी कि प्रत्यक्षतः और सारतः, इसको कहते हैं प्रत्यक्षतः और सारतः भी हम बताएंगे। इसका मतलब भाई आपका एक एक मैंने छोटी छोटी बातों पर भी गौर करना है। और दूसरा जो विवादक तथ्य होता है वह होता है आपका सेकेंडरी या गौण या सहायक या कोलेटरल कहा जाता है। कोलेटरल मतलब आनुषांगिक। आनुषांगिक का मतलब होता है सांपार्श्विक। सांपार्श्विक का मतलब ये होता है कि उस पर, यानी कि सांपार्श्विक का मतलब हुआ कि उससे संसर्गी। संसर्गी का मतलब ये हुआ कि उससे क्या जुड़ा हुआ। यानी कि अब थोड़ा एक उदाहरण देखिए कंसेप्ट बनाने के लिए, ये आवश्यकता थोड़ा कठिन है और सतर्क रहिएगा। कब किसी वाद में ये कहा जाएगा
कि जिस मुद्दे पर डिस्प्यूट है या विवाद है वह प्रत्यक्षतः और सारतः है, और किस मुद्दे पर विवाद प्रत्यक्षतः और सारतः न होकर आपका कोलिटरल है या सांपार्श्विक है। तो देखिए, आपका जो मुख्य विवाद होता है वह प्रत्यक्षतः और सारतः माना जाता है। मुख्य विवाद अच्छे से चल सके, मुकदमा ठीक से चल सके, इसके लिए आपका कह सकते हैं कि कुछ लोगों को जोड़ दिया जाता है, कुछ विवादों को ऐड कर दिया जाता है। लेकिन जिन विवादों को जोड़ दिया जाता है उनके खिलाफ किसी अनुतोष की मांग नहीं की जाती। सबसे अच्छा उदाहरण मालिक किराएदार और उप किराएदार का है। सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ए मालिक है और बी किराएदार है, किराया बाकी है, तो ए ने किसके खिलाफ मुकदमा किया? बी के खिलाफ किराए को लेकर। तो ये जो किराए का विवाद होगा ये कैसा होगा? प्रत्यक्षतः और सारतः, यानी कि डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली होगा। अब एक बी ने क्या काम किया था कि एक उप किराएदार को रख लिया था, सी को। तो ए ने सोचा कि बी के साथ साथ सी को भी मुकदमे का पक्षकार बना दिया जाए, यानी कि डिफेंडेंट या प्रतिवादी के रूप में किसका नाम जोड़ दिया? सी का। अब आप लोग बताइए, जो मुख्य विवाद है या अनुतोष जिसके खिलाफ मांगा गया है वो कौन है? बी। और सी को तो केवल जोड़ दिया गया है। क्या सी के खिलाफ कोई अनुतोष की मांग ए ने की है? नहीं। तो ये जो सी और ए के बीच इस मामले में विवाद होगा वह आपका कैसा होगा? कोलेटरल, सांपार्श्विक या जुड़ा हुआ। और सांपार्श्विक मुद्दे पर फिर एक बार याद रखिए, जो कोलेटरल मुद्दे होते हैं, जो सांपार्श्विक मुद्दे होते हैं, उस पर दिया गया निर्णय रेस जुडिकेटा का काम नहीं करेगा। याद रखिए, क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि उनके खिलाफ कोई अनुतोष या रिलीफ न्यायालय से मांगा नहीं गया था, भले न्यायालय दे दे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस मुकदमे में ए और बी के बीच जो फैसला आएगा वह तो प्रांग न्याय का काम करेगा, लेकिन ए और किसके बीच? सी के बीच अगर न्यायालय कोई फैसला देता है तो यह रेस जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होगा, क्योंकि सी आपका सी और ए के बीच जो विवाद है वह प्रत्यक्षतः और सारतः न होकर केवल कैसा है? आनुषांगिक या सांपार्श्विक या जुड़ा हुआ। टेक्निकल क्वेश्चन है। अब आइए प्रत्यक्षतः और सारतः पर आइए भाई। जहाँ तक आपका प्रत्यक्षतः और पहले सारतः शब्द देखा जाता है, यानी कि पूर्ववर्ती वाद में जो विवाद था वह प्रत्यक्षतः और सारतः होना चाहिए। प्रत्यक्षतः का मतलब होता है डायरेक्टली। डायरेक्टली आप भी जानते हैं, यानी कि सीधा विवाद हो। सीधा का मतलब ये हुआ, इसको कहते हैं तात्कालिक भी कहते हैं। प्रत्यक्षतः को तात्कालिक या तुरंत भी कहते हैं, और सारतः को वैल्यू वाला या मूल्य का। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ न जानकर असली अर्थ जानना रहता है। प्रत्यक्षतः मतलब सीधे। सीधे का मतलब एक काम होता है टेढ़ा और दूसरा काम होता है सीधा। तो पहले सीधे का मतलब समझिए। सीधे का मतलब ये हुआ कि जिस शब्द का उल्लेख या जिस विषय का उल्लेख प्रीवियस सूट में पूर्ववर्ती वाद में किया गया था, हूबहू, यानी कि शब्द चेंज नहीं किए गए, हूबहू उसी शब्दों में आपका किस वाद की रचना की गई है? दूसरे। तो यानी कि पहला नियम ये मिला कि जिस
पहला मुकदमा जब दायर हुआ था और उस मुकदमे में जो विवाद सीधे दिखाई दे रहे थे वही विवाद सीधे दूसरे मुकदमे में भी दिखाई दे रहे हैं। मैंने ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों मुकदमों को पढ़ा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो पहले मुकदमे में बातें लिखी गई थी वही सेम बातें कहाँ लिखी गई हैं दूसरे। तो ये कहा जाएगा कि उस मामले में जो विवाद है वह पहले मामले में जो विवाद था वही विवाद दूसरे मामले में कैसा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। डायरेक्ट। दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम ये हो सकता है कि वकील साहब हैं और वकील साहब शब्दों का हेर फेर करना जानते हैं। तो हो सकता है कि पहला मुकदमा खारिज हो गया हो या पहले मुकदमे में निर्णय आ चुका हो और वकील साहब ने तिकड़मबाजी की हो, दिमाग लगाया हो और दूसरे मुकदमे में शब्दों को चेंज कर दिया हो। यानी कि विवाद वही है लेकिन उसका आपका क्या बदला गया है, रूप। यानी कि इसका मतलब ये हुआ फाउंडेशन, बहुत दिनों से उदाहरण नहीं दिया गया है। फाउंडेशन कहिए, चेहरा वही है लेकिन क्रीम पाउडर लगाकर चेहरे को क्या किया गया है, चमका दिया गया। तो वही आपका जब क्रीम पाउडर वकील साहब लगा दिए यानी कि लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किए, शब्दों भिन्न शब्दों का प्रयोग किए, लेकिन देखा गया कि पहले मामले में जो विवाद था वही विवाद तो दूसरे मामले में है। सार रूप से, सार रूप से मतलब कि शब्दों का मेल जोल नहीं है, शब्द चेंज हैं, लेकिन अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो जो विवाद पहले में था वही विवाद कहाँ है, दूसरे में। तो शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, याद रखिए। आखिर उसका क्लू निकाला जाएगा कि क्या जो विवाद पहले मुकदमे में था क्या वही विवाद भले ही शब्दों को चेंज कर दिया गया है दूसरे मुकदमे में है। अगर है तो भले शब्द चेंज किया गया हो, पहला निर्णय रेस जुडिकेटा का काम करेगा। तो आपका एंड लिखा है बीच में भाई, और इसको पहले समझिए। अब दूसरी बात, यानी कि जो पहले मुकदमे में प्रत्यक्षतः और सारतः रूप से विवाद विषय थे वहीं विवाद विषय दूसरे मुकदमे में भी होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यक्षतः शब्द और सारतः, यानी कि इसका मतलब ये हुआ या तो हूबहू हो, और सारतः का मतलब कि हूबहू शब्द तो नहीं लिखे गए हैं, शब्दों को टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया है, लेकिन जब दोनों मुकदमों का क्या निकाला गया, निष्कर्ष, तो वह निष्कर्ष एक ही आया कि दोनों मुकदमे में तो मुख्य विवाद क्या है, एक ही है। तो बताइए रेस जुडिकेटा लागू होगा कि नहीं, सारतः विवाद में भी होगा। अब आइए इसके बाद आइए जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई आपका, जो प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद हो सकते हैं या तो वे विवाद उस मामले में एक्चुअल रूप से हो सकते हैं। एक्चुअल मतलब कि वास्तविक रूप से, अभी हम बताएंगे। या वे जो प्रत्यक्षतः और सारतः दोनों में एक ही विवाद हैं, आपका वह विवाद आन्वयिक रूप से हो सकते हैं। आनुवयिक रूप से हो सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव रूप से। फिर एक बार देखिए तब इसको एक्सप्लेनेशन जोड़ा जाए। यानी कि पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती वाद में जो विषय था या तो प्रत्यक्षतः और सारतः एक ही होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब ऐसा जो प्रत्यक्षतः और सारतः रूप से जो मामले विवादित हैं वह या तो एक्चुअल रूप में विवादित हो सकते हैं या कंस्ट्रक्टिव रूप में। तो कब कहा जाएगा कि विवाद
कब कहा जाएगा कि विवाद एक्चुअल रूप से था और कब कहा जाएगा कि विवाद कंस्ट्रक्टिव था। इसके लिए दो स्पष्टीकरण काम करेंगे। अगर एक्चुअल विवाद है तो कौन सा स्पष्टीकरण थर्ड काम करेगा, और अगर कंस्ट्रक्टिव रूप से है तो कौन काम करेगा, चार। अब आपको तीसरे पॉइंट पर गौर करना है। यानी कि तीसरे पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो तीसरा स्पष्टीकरण है उस पर गौर करना है, एक्चुअल पर, यानी कि वास्तविक रूप से। यानी कि कब कहा जाएगा कि वास्तविक रूप से उस विषय पर प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद रहा है, इसका निर्धारण कौन सा स्पष्टीकरण करेगा, आपका थ्री। अब थ्री स्पष्टीकरण तुरंत निकालना है, और जो दो तीन बातें उसमें टेक्निकल बातें हैं उस पर गौर करना। देखिए भाई, तीसरा, ऊपर निर्देशित विषय का, ऊपर निर्देशित विषय का मतलब कि जो विषय विवाद्य हैं। देखिए, ऊपर निर्देशित विषय का पूर्ववर्तीवाद में एक पक्षकार द्वारा अभि एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे पक्षकार द्वारा अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब न आए तो डिनाई, डिनाई मतलब इनकार। भाई फिर एक बार, इनकार या स्वीकृति आवश्यक है। इसका मतलब समझिए भाई, कब कहा जाएगा कि पक्षकारों के बीच किसी विषय पर वास्तविक विवाद रहा है, तो आप फिर देखिए, कोई विषय है यानी कि कोई मैटर है, उस विषय पर हो क्या रहा है, पक्षकार भी बना दिया जाए। ए वादी है और बी क्या है, प्रतिवादी। तो कानून ये कहता है कि वास्तविक रूप से विवाद तब कहा जाएगा जब उस विषय के बारे में न्यायालय में एक पार्टी ने या एक पक्षकार ने अभिकथन किया है, स्टेटमेंट दिया है या कथन किया है। यानी कि उस विवाद पर एक पार्टी हम ए बना देते हैं, ए ने कोई क्या किया है, कथन या अभिकथन या प्लीडिंग की है या कोई बात रखी है। अच्छे समझिएगा इसको, टेक्निकल है ये भी। अगला देखिए सब, यानी कि अभिकथन, एक पक्षकार द्वारा अभिकथन और दूसरे द्वारा आपका अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से प्राख्यान, प्रत्याख्यान या स्वीकृति आवश्यक है। यानी कि दूसरा पक्षकार इस उदाहरण में कौन हो गया, बी। तो बी ने क्या किया है, ए का जो कथन है इस बारे में दो शब्द पहले दिया गया है, या तो अभिव्यक्त रूप से या कैसे, विवक्षित। यानी कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक्सप्रेस रूप से या इम्प्लाइड रूप से, अभी हम बताएंगे। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप से बी ने क्या किया है, या तो उस कथन को, कथन का प्रत्याख्यान किया है। प्रत्याख्यान याद रखिए, अगर फिर एक बार दो शब्द याद रखिए। प्राख्यान पूछे तो प्राख्यान का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना, स्वीकार करना। और अगर हिंदी में दे प्रत्याख्यान करना, तो प्रत्याख्यान का मतलब डिनाई करना, इनकार करना। तो बी ने उस कथन से क्या कर दिया है, इनकार, यानी कि प्रत्याख्यान किया है। या दूसरा ये है कि स्वीकृत किया है। स्वीकृत का मतलब ए का कथन क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार किया है। फिर एक बार देखिए, कब कहा जाएगा कि पहले मुकदमे में जो विवाद विषय थे वह वास्तविक रूप से प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद थे। अब पूरी बात समझिए तब उदाहरण दिया जाएगा। आपका इसमें कहा गया है कि जब एक पक्षकार, उदाहरण से भी देखिए, एक पक्षकार का मतलब कौन हो गया, ए। यानी कि जब एक पक्षकार किसी विषय के बारे में कथन किया हो
और जो दूसरा पक्षकार है उस कथन को या तो क्या किया हो, स्वीकार, या क्या किया हो। यानी कि एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि ए ने ये कहा कि बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, तो बी ने इससे इनकार कर दिया कि नहीं, ए जमा नहीं करता, तो ये वास्तविक रूप से विवाद विषय हो गया। या बी ने आपका एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ए ही इस बिजली के बिल को जमा करता है, तब भी हम कहेंगे कि ये पूर्ववर्तीवाद में वास्तविक रूप से क्या था, विवाद। या तो ये जो वास्तविक रूप से विवाद था, यह कैसा हो सकता है, या तो एक्सप्रेस हो सकता है, या कैसे हो सकता है, विवक्षित। अब आइए ये समझना है, एक्सप्रेस का मतलब ये हुआ, अभिव्यक्त का मतलब ये हुआ कि स्पष्ट रूप से या तो स्वीकार या इनकार किया गया है। विवक्षित का मतलब ये हुआ कि स्पष्ट रूप से स्वीकार माने इनकार तो नहीं किया गया या स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन ये लगता है कि प्रतिवादी ने वादी की इस बात को या तो स्वीकार किया है या इनकार किया है। इसका एक अलग से उदाहरण देखिए, अभिव्यक्त और विवक्षित का अलग से उदाहरण मैं बता रहा हूँ भाई। देखिए, मान लीजिए ए है, प्लेंट तैयार किया और पॉइंट वाइज लिखा जाता है भाई, पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में और तीसरे। फिर बी को समन जारी हुआ विपक्षी को, और बी से कहा गया कि आप उपस्थित होइए और ए के दावे का क्या दीजिए जवाब। भाई पूछा गया है भाई ये भी क्वेश्चन कि समन का उद्देश्य क्या होता है, तो प्रतिवादी एपियर हो, उपस्थित हो, या उपसंजात हो, या न्यायालय में हाजिर हो। चारों शब्द एक ही हैं, चाहे उपसंजात दे या एपियर दे या हाजिर दे या उपस्थित दे, घबराना नहीं है। ये चारों शब्द क्या हैं, एक। और वादी के दावे का क्या दे जवाब, यानी कि ए ने जो बातें कही हैं अपने प्लेंट में, उसका बी क्या दे जवाब। जवाब मतलब कि उत्तर दे। तो अब उत्तर दिलवाइए। मान लीजिए ए ने जो पहले पैराग्राफ में बातें कही हैं, नाम पता ही रहता है, तो ज़्यादातर बी क्या कर लेता है, स्वीकार, कि ए की प्रथम पैराग्राफ में कही गई बातें हमें क्या है, स्वीकार। दूसरे पैराग्राफ पर आइए, जो दूसरे पैराग्राफ में आपका ए ने बातें कही है, बी अपना जवाब लगाता है और कहता है कि ये बातें हमें स्वीकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या किया, डिनाई। डिनाई मतलब प्रत्याख्यान किया, इसको क्या किया, दूसरे पॉइंट को। और जो तीसरा बिंदु है, इस बिंदु पर जो बी है वह मौन धारण कर लेता है, यानी कि चुप्पी धारण कर लेता है, साइलेंट रहता है, यानी कि कुछ बोलता ही नहीं। तो आपका सतर्क ये रहना है जब प्लीडिंग के नियम बताए जाएंगे कि वादी ने डिमांड किया और प्रतिवादी ने या डिफेंडेंट ने उसका प्रतिवाद ही नहीं किया, अर्थात जिस विषय को वादी ने उठाया और प्रतिवादी ने न तो स्वीकार किया है स्पष्ट रूप से, न ही इनकार। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, अब क्या माना जाएगा कि बी ने ए की तीसरी बात को स्वीकार कर लिया है कि इनकार किया है। ये जब आप डायरेक्टली विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। तो अब यही पॉइंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड समझना है। बी ने स्वीकार किया, मौन रहकर स्वीकार किया, तो एक्सप्रेस रूप से एक्सेप्ट किया है कि इम्प्लाइड रूप से, एक्सप्रेस रूप से नहीं। एक्सप्रेस रूप से तब कहा जाता जब वह लिखकर क्या करता, स्वीकार। तो ये कैसी स्वीकृति है, इम्प्लाइड या विवक्षित। यानी कि बी का आचरण ये बताता है कि बी ने ए की तीसरी बात को क्या कर लिया है, स्वीकार। तो अगर फिर एक बार देखिए,
पूर्ववर्तीवाद में एक पक्षकार ने कोई अभिकथन किया है और जो दूसरा पक्षकार है या तो उस कथन को स्वीकार किया या इनकार किया, और ऐसी स्वीकृति या इनकारी या तो एक्सप्रेस रूप से किया हो या इम्प्लाइड रूप से, तो हम कहेंगे कि ऐसा विषय पूर्ववर्तीवाद में प्रत्यक्षतः और सारतः वास्तविक रूप से क्या था? विवाद। ये तो आपका वास्तविक विवाद हो गया, दोनों आमने सामने आ गए। लेकिन एक सबसे खतरनाक है जो कंस्ट्रक्टिव, अब यही डिटेल में आपका कंस्ट्रक्टिव बता भी दिया जाए, यानी कि आपका डिटेल में जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है उसको आपका यहीं बता दिया जाए, क्योंकि अलग से बताना भी पड़ता है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ते समय यहीं बता दिया जाए। देखिए भाई, आप कह कह करके अब हम शुरू कर रहे हैं इसी में आपका प्रत्यक्षतः और सारतः आन्वयिक रूप से कंस्ट्रक्टिव रूप से विवाद विषय। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो पहले इसके नाम पर आइए, क्योंकि उत्तराखंड और इत्यादि राज्य आपका तमाम नामों से इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, यानी कि नाम चेंज कर दे रहे हैं। तो पहले 7-8 नाम जानिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को और क्या क्या कहा जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में ये याद रखिए कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत सीपीसी के सेक्शन 11 के स्पष्टीकरण 4 में समाहित है, यानी कि रट कर जाइएगा। एक्चुअल कहाँ था? 3 में, और कंस्ट्रक्टिव कहाँ है? 4 में। फिर एक बार भाई चारों स्पष्टीकरण याद रखें, क्योंकि अब चौथा चल रहा है। पहला स्पष्टीकरण पूर्ववर्ती और पश्चातवर्तीवाद को बताता है, दूसरा और आठवां सक्षमता को, तीसरा एक्चुअल विवाद विषय माने एक्चुअल रेस जुडिकेटा, और चौथा किस में आएगा? कंस्ट्रक्टिव। यही याद करने का तरीका है, 4-5 बार बताया जाएगा तभी याद होगा। देखिए आगे कंस्ट्रक्टिव को जो जो इसका नाम दिया जाता है, पहले नाम पर आइए। आपका क्वासी रेस जुडिकेटा, तो क्वासी रेस जुडिकेटा दे तब भी यही होगा, या डीम्ड रेस जुडिकेटा, डीम्ड भी कहा जाता है। डीम्ड का मतलब मैं बताया हूँ, मानद, मानद प्रांग न्याय, या इसी को कहते हैं प्रभाषित प्रांग न्याय या प्रलक्षित प्रांग न्याय, या प्रांग न्याय का कृत्रिम रूप, यानी कि आर्टिफिशियल रूप, या आपका कह सकते हैं कि क्वासी रेस जुडिकेटा, यानी कि अर्ध प्रांग न्याय इत्यादि, या डीम्ड प्रांग न्याय। तो फिर याद रखिए, चाहे डीम्ड आए, चाहे क्वासी आए, चाहे प्रलक्षित आए, प्रभाषित आए, रेस जुडिकेटा का आर्टिफिशियल रूप आए, घबराना नहीं है। और ये आपका किससे कवर होगा? तो धारा 11 के किस स्पष्टीकरण से? 4। पहले बेयर एक्ट की भाषा देखिए, पहले बेयर एक्ट की भाषा देखिए, तब आपका समझाया जाए, और तब एक्चुअल रेस जुडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव में 3-4 अंतर लास्ट में बताएंगे। एक्चुअल आप जान चुके हैं, लेकिन अब कंस्ट्रक्टिव जानिए। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन नंबर 4 को एकाएक शब्दों को तोड़ा जाता है, और एकाएक शब्दों को मैं अलग कर रहा हूँ। आप भी पढ़ते समय प्रयास करिए कि ऐसे ही पढ़िए। देखिए, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्तीवाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था। पहले इतना देखिए, ऐसे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी विषय के बारे में जो प्रीवियस सूट में, यानी कि किस वाद में? पूर्ववर्तीवाद में क्या किया जा सकता था? तो पूर्ववर्तीवाद में क्या पहले आपका क्या किया जा सकता था?
तो ये कहा जा रहा है कि पूर्ववर्तीवाद में आपका प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था। अभी हम बता रहे हैं भाई, पहले शब्द को तोड़िए। प्रतिरक्षा या किसका? आक्रमण का क्या बनाया बनाया जा सकता था। बहुत महत्वपूर्ण है, बनाया जा सकता था। तो अगला शब्द देखिए, बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था। यानी कि अगला शब्द है और बनाया जाना चाहिए था। चाहिए था। फिर अगला शब्द देखिए, यह समझा जाएगा। जैसे ही शब्द आया कि समझा जाएगा, यानी कि वह वास्तविकता नहीं है, तो उसी को मैं बार बार क्या कह समझा जाएगा। जहाँ भी शब्द आए तो वह वास्तव में वो है नहीं, लेकिन कानून क्या करेगा, मान लेगा। समझा जाएगा का हिंदी होता है क्या, इंग्लिश होता है डीम्ड। डीम्ड मतलब मानद। मानद मतलब कि जान लिया जाएगा। क्या समझा जाएगा? कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है। ऐसे वाद में मतलब कि किस वाद में? पूर्ववर्ती वाद में क्या रहा है? प्रत्यक्षतः और सारतः क्या रहा है? विवाद। अब इसको थोड़ा समझिए डिटेल में। आपका देखिए भाई, ऐसे किसी विषय के बारे में जो प्रीवियस सूट में या पूर्ववर्तीवाद में प्रतिरक्षा का आधार बनाया जा सकता था का मतलब कि संभावना थी। अब पहले इतने पर आइए, ऐसे किसी विषय के बारे में जो पूर्ववर्तीवाद में डिफेंस या अपने बचाव के लिए प्रयोग किया जा सकता था। तो फिर एक बार देखिए, बचाव कौन करता है? अमूमन वादी करता है कि प्रतिवादी करता है? यानी कि प्लेंटिफ करता है कि डिफेंडेंट करता है? प्रतिवादी। इसका मतलब पहले ये शब्द आइए इसका मतलब देखा जाए, अर्थात ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया। पहले ए पर ना आइए, पहले बी पर आइए। फिर एक बार देखा जाए, जब ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया और ए ने अपने वाद में तमाम बातें लिखी, तो बी के खिलाफ समन समन जारी किया गया, कॉल लेटर जारी किया गया। और अभी बताया गया कि कॉल लेटर या समन या बुलावा पत्र का उद्देश्य क्या है? कि बी न्यायालय में क्या हो, हाजिर, और ए ने जो दावा किया है, अपने प्लेंट में जो बातें लिखी हैं, उसका क्या करे, जवाब। तो आइए अब बताइए, इसमें प्रतिरक्षा कौन करेगा, आक्रमण कौन करेगा? ये पहले जानना है। किसको बचाव करना है, ए को कि बी को? नहीं, फिर एक, वादी आक्रमण करता है और प्रतिवादी बचाव करता है। आक्रमण का मतलब कि डिमांड करता है कि हमें ये दिया जाए, और प्रतिवादी वादी के डिमांड को या तो एक्सेप्ट करे या डिनाई। थोड़ा शब्द पहले लिखना चाहिए था आपका आक्रमण, लेकिन चूंकि बेयर एक्ट में क्या लिखा गया है, प्रतिरक्षा। वैसे बेयर एक्ट में अगर ये लिखा जाता, आक्रमण पहले लिखा जाता और प्रतिरक्षा कब लिखी जाती, बाद में, तो सही रहता पहले वादी और उसके बाद क्या, प्रतिवादी। फिर दिमाग में बैठा लीजिए, जो डिफेंस किया जाता है, प्रतिरक्षा की जाती है, वह विपक्षी द्वारा की जाती है। प्रतिवादी द्वारा सामान्यतः जो अटैक किया जाता है, डिमांड किया जाता है, वह किसके द्वारा, वादी द्वारा। तो चूंकि पहला शब्द क्या आया है, डिफेंस, प्रतिरक्षा, तो इसीलिए हम भी मजबूर हैं कि पहले क्या समझाएं, प्रतिरक्षा। वैसे उल्टा भी समझाया जा सकता है। तो पहले आपका कहिए तो यही बताया जाए भाई, आक्रमण ही करा दिया जाए, पहले आक्रमण ही करा दिया जाए। अब आक्रमण को पहले देखिए, ठीक है, वो शब्द मैंने जानते रहे कि पहले क्या आया है।
देखिए, आक्रमण जो किया जाएगा वह ए द्वारा किया जाएगा। अब ए आक्रमण के दौरान क्या करेगा और कानून क्या कहता है? जब ए अपना वाद पत्र न्यायालय में दायर करता है, अपना प्लेंट दायर करता है, तो कानून ये कहता है कि ए जितना आक्रमण कर सकता था, अर्थात जित अपने पक्ष में निर्णय के लिए न्यायालय में जितने आधार उठा सकता था, जितने बेस उठा सकता था, यानी कि जितने तर्क रख सकता था। फिर एक बार देखिए, अर्थात जब कोई वादी अपने मामले में वाद दायर करता है, तो धारा स्पष्टीकरण 4 कहते हैं कि क्या-क्या संभावना थी, यानी कि वह अपने पक्ष में निर्णय पाने के लिए क्या-क्या अटैक कर सकता था। अटैक कर सकता था मतलब कि कौन-कौन से वे बेस हैं, कौन-कौन से वे तर्क हैं, कौन-कौन से वे आधार हैं, जिसे जीतने के लिए ए यानी कि प्लेंटिफ अपने वाद पत्र में उठा सकता था। उठा सकता था का मतलब ये हुआ संभावना थी। तो दूसरी लाइन आवश्यक बनाती है कि उठाया जाना चाहिए था। यानी कि कानून ये कहता है कि जब ये अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए एक से अधिक तर्क या बेस दे सकता था, लिख सकता था, ये संभावना थी, यानी कि सकता था मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी थी। तो दूसरा शब्द उस पॉसिबिलिटी को अनिवार्य बनाता है और अगला शब्द है कि बनाया जाना चाहिए था। चाहिए था का मतलब ये हुआ कि ए को हर हाल में ये चाहिए था, यानी कि यह आवश्यक था कि वह उसी मुकदमे में एक ही बार सभी आधारों को क्या करे, उठा दे। यह समझा जाएगा, यानी कि यह मान लिया जाएगा कि जो आधार ए ने नहीं उठाया, वे आधार भी उठ गए हैं, उस पर सुनवाई हो गई और उस पर क्या आ चुका है, निर्णय। जबकि वास्तव में न तो वह उठाया गया और न ही सुनवाई हुई और न ही निर्णय आया। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दूसरा उदाहरण से देखें, तो फिर एक बार बताते हैं एक दूसरा। देखिए, आपका मान लीजिए एक सैनिक है और उसे 100 गोली दी गई और कहा गया कि भाई सभी गोली चला देना। आपका 100 गोली दी गई हैं, वह 80 गोली चलाया और 20 गोली बचा लिया। तो कानून ये कहता है कि ए आक्रमण करने के लिए 100 गोली चला सकता था, यानी कि 100 गोली चला सकता था माने कितनी संभावना था कि चला देता 100। लेकिन तो चला देना चला चला सकता था, तो उसे इन 100 गोलियों को चला देना चाहिए था। चाहिए था जो शब्द है वह आशा करता है कि ये उन 100 गोलियों को क्या करेगा, आवश्यक रूप से चला देगा। अगर ए ने 80 गोली चलाई, 20 गोली बचा ली, तो वहीं 20 गोली के बारे में कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहता है कि ये समझा जाएगा मतलब मान लिया जाएगा कि उसने उस 20 गोली को भी क्या किया, चला। अगर फिर दोबारा जा रहा है बॉर्डर पर और कह रहा है कि अब 20 गोली बची है, अब चलाएंगे, तो कानून ये कहता है कि एक बार मौका मिला है, दोबारा नहीं। आप पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यूपी एपी और यूपी जे आने ही वाली है, निश्चित तौर पर इस साल आएगी, क्योंकि आपका आयोग ने स्पेशल मैसेंजर भेजा था आपका सरकार के पास। मैंने स्पेशल एक आदमी आयोग से भेजा गया था मीटिंग करके कि जे और एपीओ की वैकेंसी हम निकालने के लिए तैयार बैठे हैं और जो कुछ स्पष्टीकरण इत्यादि हैं आप जल्दी वैकेंसी भेजिए,
क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का भी प्रेशर रहता है। तो आयोग से एक आदमी गया था आपका राज्य सरकार के पास, सचिव से मिला, लेकिन मान के चलिए कि अब 10 मार्च के जो भी होगा, 10 मार्च से पहले सरकार के पास समय नहीं है, सब इलेक्शन में व्यस्त हैं, तो मार्च और तक लास्ट तक आ सकती हैं। तो ठीक है, लेकिन आपका एग्ज़ाम बता दें जे का 8 मई को होगा, भले अप्रैल में ही वैकेंसी आए। 8 मई को पीसीएजे का एग्ज़ाम निर्धारित है 99% और 1% भले वो विफल मार जाए किसी कारण से। और जाकर लिस्ट में देखिए आपका आरक्षित रखा भी गया है, डेट आपका 8 मई और जुलाई में मेंस होगा, आपका 2 डेट रखी गई है आरक्षित। देखिए आगे भाई आपका आप पर भी लागू होता है, कैसे लागू होता है? कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकेटा बहुत खतरनाक है और इसको पढ़िए फिर एक बार देखिए। आप पर इस प्रकार लागू होता है कि जब एक बार आयोग आपको मौका देगा, तो आपका कानून कहता है कि आप जितनी ताकत सिलेक्शन के लिए लगा सकते हैं, पूरी ताकत क्या करिए, लगाइए। अगर पप्पू 20 घंटा सोया और 4 घंटा जगा, तो कानून मानेगा कि आप पूरा जगते रहे, पूरा पढ़ते रहे और पूरा अपने कर्तव्य कर दिया, भले ही कितना पढ़े आप, 4 ही घंटा, 1 घंटा, उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, कई लोग कहते हैं कि ये समस्या आ गई, परीक्षा में ये समस्या आ गई, तबीयत खराब हो गई, तो ये हो गया। तो आयोग थोड़े ये सब मानता है। आयोग मानता है कि आपको मौका दिया गया और समस्याओं से पार पाना आपका काम है, आयोग का नहीं। आयोग आपकी समस्या के कारण परीक्षा न तो रोक सकता है, न टाल सकता है। तो उसी समस्याओं में ही आपको पढ़ना है, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, घरेलू हो, जो भी समस्या हो, उससे हमें मतलब नहीं है। यानी कि ये कंस्ट्रक्टिव रे फिर एक बार देखिए, इसका मतलब लास्ट ए पर बताया जाए, फिर बी पर आ जाए। अगर ए अपने पक्ष में निर्णय पाने के लिए एक से अधिक आधार उठा सकता था, फिर आए सकता था का मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। तो जो उठाया जाना चाहिए था शब्द है, ये अनिवार्य बना देता है, कंपल्सरी बना देता है कि हर हाल में पहले ही मुकदमे में उन सभी आधारों को उसे क्या करना चाहिए, उठाया जाना चाहिए। अगर वह कुछ आधार उठाया, कुछ नहीं उठाया, तो जिन आधारों को उठाया वह एक्चुअल रेजुडिकेटा में आ जाएंगे और जिनको नहीं उठाया, ये माना जाएगा कि उन पर सुनवाई हुई, वह उठाया गया, उस पर फैसला आया और बाद में उसे नया मुकदमा दायर करके उन आधारों को उठाने दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। यही सबसे खतरनाक है, इसीलिए लोग अच्छे वकील के पास जाते हैं। क्यों 4-4 10-10 लाख देते हैं? क्योंकि वकील एक भी बिंदु को छोड़ेगा नहीं, जिस आधार पर आपके फेवर में क्या आ सकता है फैसला। और नया वकील रहेगा तो हो सकता है 2 पॉइंट छोड़ दे, तो नया मुकदमा तो अब कर नहीं सकते। सबसे अच्छा आपका जो केस बनता है, मैं बताया भी था, फिर वही केस आपका वादी पर उठाया जाएगा। आपका चूँकि ये रेस जुडिकेटा याचिकाओं रिट याचिकाओं में भी लागू है। बताया गया था भाई दरियाव सिंह का केस, एक आपका याचिका में लागू नहीं, एक रिट में लागू नहीं है, हाबियस का। बहुत पूछा जाता है भाई आपका, ये अच्छे से देखिए आपका ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ। एक ये जो केस है, नवाब हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये शुद्ध रूप से कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकेटा पर आधारित है। इस केस को फिर एक बार अब डिटेल में समझिए, शॉर्टकट में मैं बताया था। ये केस आपका प्री में भी आया है। यूपी जो जे है, ये केस आपका 15-10 लाइन में यूपी जे मेंस में लिखा था। यानी कि यूपी जे में 2 बार लगातार इस केस को रिपीट किया है। मैंने इस केस को 10 लाइन लिखकर मेंस में रिपीट किया है और पूछा है कि क्या हो सकता है,
उत्तराखंड में भी ये मेंस में आ चुका है और आगे प्री या मेंस में आने की संभावना रहती है। तो आज इस केस को भले 5 मिनट लग जाए, लेकिन इस केस को आज डिटेल में बताना है। जब ये केस पढ़िएगा नवाब, अब इसको बंद करिए, अब आगे पहले वादी पर देख लिया जाए तब प्रतिवादी पर आ जाएगा। आपका अभी हम क्या कराए हैं, अटैक। अभी आगे नहीं बढ़े अटैक से, अभी डिफेंस कराना है तो अलग बताया जाएगा। देखिए, जो नवाब हुसैन, पहले तो आपका नवाब हुसैन के बारे में जानिए। ये यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर था, एसआई था। इसकी नियुक्ति किया गया था आईजी द्वारा, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसे बर्खास्त किया गया था या टर्मिनेट किया गया था, नौकरी से हटाया गया था डीआईजी द्वारा। तो लोक सेवकों को, चाहे वह स्टेट के पब्लिक सर्वेंट हो या आपके यूनियन के पब्लिक सर्वेंट हो, लोक सेवकों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 311 में, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 311 में, अनुच्छेद 311 में किसी भी लोक सेवक को दो प्रोटेक्शन है। पहला प्रोटेक्शन ये है कि जब उसे बर्खास्त किया, निलंबन में लागू नहीं है भाई, जब उसे नौकरी से हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, टर्मिनेट किया जाए या रिमूव किया जाए या पदच्युत किया जाए, तो आवश्यक है कि उसे सुना जाए, यानी कि उसकी बातों को भी पद से हटाने के पहले या बर्खास्त करने के पहले एक बार उसे सुनवाई का क्या दिया जाए, मौका, वो अपनी बात कहे। लेकिन 3 ऐसी कंडीशन है जहां की सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा और बिना सुने ही नौकरी से क्या किया जाएगा, बर्खास्त। वो ना भी नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। बस दूसरा जो उसको संरक्षण है, वह यह संरक्षण है कि जिस अथॉरिटी ने, जिस प्राधिकारी ने ऐसे पब्लिक सर्वेंट को अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था, या तो उसे वह बर्खास्त कर सकता है या उसके ऊपर का अधिकारी, लेकिन उसके नीचे का अधिकारी या सबऑर्डिनेट अफसर उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। तो इस उदाहरण में देखिए, आपका जो ये नवाब हुसैन एसआई था, जब यह बर्खास्त हो गया तो आर्टिकल 226 के तहत अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। तो बताइए, नवाब हुसैन अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए कितनी बातों को उठा सकता है, कौन कौन आधार उठा सकता था, यानी कि किन किन आधारों पर सरकार के खिलाफ अटैक कर सकता था, तो कौन कौन बेस संविधान देता है। दो, पहला क्या उठा सकता था, कौन कौन, तो पहला कौन है, सुनो माने सुनवाई। और दूसरा कौन है कि हमें जिस प्राधिकारी ने नियुक्त किया है उसके नीचे के प्राधिकारी ने बरका। तो बताइए कितने आधार उठा सकता था, संभावना थी। तो अगला शब्द भी ध्यान रखिए, तो उठाया जाना चाहिए था। कानून ये कहता है कि आप जब याचिका दायर कर रहे हैं तो इन दोनों आधारों को हर हाल में क्या करिए, उठा दीजिए। अब देखिए आगे बढ़ा जाए। जो ये नवाब हुसैन था, ये तो तर्क इनके वकील ने उठाया कि हमें सुना नहीं गया, लेकिन जो ये तर्क था कि हमारी नियुक्ति आईजी ने किया और बर्खास्त किसने कर दिया है, डीआईजी, ये तर्क उठाया ही नहीं। उच्च न्यायालय में याचिका मुकदमा चला। उच्च न्यायालय ने ये माना कि नवाब हुसैन को सुनवाई का मौका दिया गया था और इसकी पिटीशन खारिज कर दी।
फिर नवाब हुसैन आपका गलती का एहसास हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहा है एसएलपी दायर किया और आपका सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक आधार जोड़ना चाहता है। यानी कि कौन सा आधार जोड़ना चाहता था कि हजूर हमें नियुक्ति किसने की है, आईजी ने बर्खास्त किसने किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबसे अच्छा उदाहरण कांटक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाँ देखिए, नया आधार सुप्रीम कोर्ट में नहीं उठा सकते, जो आप हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हैं उसी आधार पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, नई बात नहीं जोड़ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू किया और ये निर्णय दिया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत रिटों में भी लागू होता है। अर्थात जब नवाब हुसैन को अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए एक से अधिक आधार उपलब्ध थे तो उसे चाहिए था कि वह दोनों आधारों को हाई कोर्ट में क्या करे, उठाए। अगर उसने एक आधार उठाया और एक आधार नहीं उठाया तो ये माना जाएगा कि उसने दूसरे आधार को उठाया, माना जाएगा, वास्तव में उठाया नहीं है। दूसरे आधार पर सुनवाई हुई, दूसरे पर निर्णय भी आ गया। अब दोबारा याचिका करके ये दूसरे आधार के आधार पर आप न तो नई याचिका कर सकते हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट में अब ये आधार उठा सकते हैं। वास्तव में अगर आप देखिए तो अगर हाई कोर्ट में पहली बार ये आधार उठा लेता तो पहली ही नज़र में वह जीत जाता, लेकिन वही है कि कंस्ट्रक्टिव रे जुडिकेटा ने उसे क्या किया, हरा दिया। क्योंकि भाई एक बार याचिका दायर किए हैं, बार बार थोड़े कानून मौका देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप मुकदमा दायर करिए, भले 10 दिन बाद करिए, लेकिन सभी मुद्दों पर क्या करके करिए विचार, कि कोई पॉइंट आपको छूट न जाए। तो इसमें कोई समस्या तो बताइए, क्योंकि अभी हम प्लेंटिव पर है। अब आइए प्रतिवादी पर। मान लीजिए कि ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, तो ए तो आक्रमण किया, अब बी पर भी यही नियम लागू होता है। ध्यान से देखिए, बी पर ये नियम लागू होता है कि बी अपने डिफेंस या बचाव के लिए जितने आधारों को उठा सकता था, यानी कि बी जितने बचाव कर सकता था, तो कानून ये कहता है कि जब वह अपने बचाव में जवाब दे तो उसी जवाब में सभी बचावों को क्या करे, लिखे। अगर बी ने कुछ बचावों को लिखा, कुछ प्रतिरक्षाओं को उठाया, कुछ को नहीं उठाया, तो ये माना जाएगा कि उसने सभी बचाव ले लिए, सभी पर सुनवाई हुई और सभी पर क्या आ गया, निर्णय। इसका मतलब कि केवल वादी के ही बारे में नहीं, डिफेंडेंट के लिए भी है कि तुम एक बार तुम्हें बचाव का मौका मिला है तो जितना तुम बचाव ले सकते हो उतना बचाव क्या करो, ले लो। अगर तुम ये मने अगर ले लो, अगर तुम कुछ बचाव लिए, कुछ बचाव कह रहे हो कि आगे मुकदमा में लेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि आपने अपनी प्रतिरक्षा में सभी तर्कों को क्या किया, उठा दिया और कोई तर्क अब आपके पास बचा नहीं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए, आपका एक दूसरा उदाहरण लिया जाए। झारखंड एपीओ का लिया जाए उदाहरण भाई। जैसे झारखंड एपीओ की वैकेंसी निकली, आपका इंटरव्यू भी हो गया और 2 माह तक रिजल्ट नहीं आया, तब तक पेपर में आया कि सरकार वैकेंसी ही वापस ले रही है और वापस ले ली। तत्पश्चात जो इंटरव्यू लड़के दिए थे वह रांची हाई कोर्ट में याचिका दायर किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने आधारों पर लड़के अपने फेवर में फैसला पा सकते थे, सभी आधारों को उस याचिका में क्या करें, उठाएं। और दूसरा मतलब ये हुआ, प्रतिवादी मतलब सरकार, सरकार का आयोग है, कि सरकार और आयोग
अपने इस फैसले को सही साबित करने के लिए जितनी प्रतिरक्षा कर सकता था, जितने बचाव कर सकता था, उन सभी आधारों को अपने प्रतिवाद पत्र या जवाब में क्या करे, लिख दे। अगर सरकार ने जवाब में कुछ बातें लिखी और कुछ बातें छोड़ दी, तो भाई बाद में निर्णय के बाद वो जवाब लगाएगी कि नहीं? नहीं। अब बीच में सप्लीमेंट्री दिया जाता है, जिससे कुछ छूट गया तो मुकदमा के दौरान न्यायालय की इजाज़त से आप उसमें कुछ क्या कर सकते हैं, जोड़ दीजिए। लेकिन मैं फिर बता दूं, फैसले के बाद एक अक्षर भी जोड़ने का अधिकार। अब ये फैसला मान लीजिए राज्य सरकार के खिलाफ आ गया, उसके बाद राज्य सरकार कहे कि ये तर्क तो छूट ही गया था, तो क्या सो रहे थे? आप पर भी तो कौन लागू होगा? कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकेटा। जब एक बार मौका मिला तो मौके का क्या उठाते लाभ। तो अब आइए लास्ट कंक्लूजन निकाला जाए आपका। एक्चुअल रेज जुडिकेटा और कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकेटा में आखिर अंतर क्या आया? तो अंतर भी पूछा जाता है इंटरव्यू में, थोड़ा अच्छे से समझिए भाई, तब आगे बढ़ा जाए। थोड़ा कठिन जरूर है, मैं फिर कर रहा हूँ। वैसे एकदम आराम से ये पढ़ाया जा रहा है धारा, कोई जल्दीबाजी से मैं नहीं भाग रहा हूँ। न समझ में आया तो भाई एक बार बताइए, फिर बताओ, वैसे मैं दो दो बार बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए भाई, आपका वास्तविक प्रांग न्याय और इधर हम अन्वयिक या कंस्ट्रक्टिव लिख रहे हैं। कम से कम 3-4 अंतर तो आपको बताना ही पड़ेगा। यानी कि वास्तविक प्रांग न्याय का जो नियम है, ये किस स्पष्टीकरण में समाहित है? तो पहले तो स्पष्टीकरण में अंतर कर देंगे, किस में? 3। और कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकेटा 4। ये पहला। वास्तविक प्रांग न्याय कब लागू होगा? तो भाई जब एक पक्षकार अभिकथन करे और दूसरा पक्षकार या तो आपका उस अभिकथन को स्वीकार करे या इनकार करे, चाहे अभिव्यक्त रूप से या कैसे, विवक्षित। अब जहाँ तक अन्वयिक प्रांग न्याय की बात है, आपका ये न तो अभिकथन किया जाता है, न ही स्वीकार या इनकार किया जाता है, बल्कि मान लिया जाता है कि कथन किया गया और एक्सेप्ट या क्या कर लिया गया, डिनाई। होता ही नहीं। देखिए अगला अंतर, एक्चुअल प्रांग न्याय के लिए यह आवश्यक है कि वह आधार न्यायालय में वास्तव में उठाया गया हो। यानी कि वह आधार उठाना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। जबकि कंस्ट्रक्टिव में आधार को उठाया नहीं गया, फिर भी ये मान लिया जाता है, कल्पना कर ली जाती है कि वह आधार उठा दिया गया। यानी कि वास्तविक प्रांग न्याय में उस आधार को उठाया जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव में आप उठा सकते थे लेकिन उठा नहीं पाए। तीसरा, आप वास्तविक प्रांग न्याय के लिए यह आवश्यक है कि पूर्ववर्ती वाद में उस विषय को उठाया गया, उस पर वास्तव में सुनवाई हुई और उस पर वास्तव में न्यायालय ने क्या दे दिया, फैसला। लेकिन कंस्ट्रक्टिव में आपका न तो वह आधार उठाया गया, न सुनवाई हुई, न फैसला आया, बल्कि कानून ने मान लिया कि आपने वह आधार उठाया, उस पर सुनवाई हो गई और फैसला आ गया। ये मान लिया जाता है, फैसला आया नहीं। यानी कि कुल मिलाकर 3 अंतर बताया गया आपका कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकेटा और किस में, एक्चुअल में। आगे देखा जाए भाई आपका ये तो रे समय है ना अभी है, देखिए आपका आगे अगला पॉइंट इसमें देखा जाए आपका आवश्यक तत्व में। आवश्यक तत्व में जो अगला पॉइंट ये देखना है कि सुनवाई, यानी कि रेज जुडिकेटा के लिए यह आवश्यक है कि सुनवाई के पश्चात निर्णय दिया गया हो। देखिए भाई अभी एक पॉइंट इसमें आपका छूट गया
विवाद विषय देखिए, एक पॉइंट छूट गया भाई आपका। विवाद विषय 3 प्रकार के बांटने हैं, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन बना है। तब आपका सुनवाई का राजा, उसमें भी एक पॉइंट आपका जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, समझौते की डिक्री, यानी कि कंसेंट के आधार पर दी गई डिक्री या सहमत के आधार पर दी गई डिक्री। एजेस में भी पूछा गया था, जे में भी। अब अगले पॉइंट में हम बताएंगे, लेकिन पहले आपका मैटर इन इशू देखिए। जो ये मैटर इन इशू होता है या जो विवादक तथ्य होते हैं जिन पर डिस्प्यूट होता है, वह याद रखिए कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक आपका ला का, यानी कि जो डिस्प्यूट होगा किस बारे में, विधि का विवादक कहा जाता है, मैटर इन ला। फिर मैटर इन फैक्ट, यानी कि दूसरा किसको लेकर, तथ्य को। और तीसरा तथ्य एवं विधि का मिश्रित विवाद। कौन सा विवाद है? तथ्य एवं विधि का, यानी कि फैक्ट एंड लॉ का मिक्स्ड डिस्प्यूट कहिए। अब जो इंटरव्यू में बना है वही आपका क्वेश्चन बना है, प्री में भी आ सकता है भाई। आपका विधि के विवादक पर सामान्यतः रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। यानी कि अगर किसका विवाद है, ला का, ला पर विवाद है, तो जनरली रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। लेकिन अगर तथ्य का विवाद है या तथ्य और विधि का मिश्रित विवाद है, तो इसमें रेस जुडिकेटा लागू होता है। भाई ये क्वेश्चन आपका अच्छा बन सकता है। अब चूंकि विवाद उठाया जाएगा तो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा, तो इसके लिए अच्छा तरीका भी यहाँ ये है कि सीपीसी की जब आर्डर 14 हम पढ़ाएंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन एक लाइन तो याद रखें कि किसमें रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होगा, किस किस विवाद में, तथ्य के और तथ्य और विधि के मिश्रित। और किसमें जनरली लागू नहीं होता, तो जो विवाद किसका है, विधि का। अब आगे बढ़ा जाए भाई, बहुत महत्वपूर्ण अगला भी पॉइंट है। अब अगला आवश्यक 3 आवश्यकता तभी बताया गया, फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं। 2 वादों का होना पहला आवश्यक तत्व बताया गया। दूसरा आवश्यक तत्व बताया गया कि आपका पूर्ववर्तीवाद और पश्चातवर्तीवाद में विवाद विषय क्या होना, समान कि असमान, समान होना। अगला देखिए आपका, अगला आपका जो, हाँ, तीसरा एक बताया गया था सक्षमता। अब चौथा एसेंशियल तत्व हम शुरू करते हैं। रेस जुडिकेटा के लिए चौथी जो आवश्यक बात है वह ये बात है कि हियरिंग के पश्चात, यानी कि सुनवाई के पश्चात निर्णय आया हो। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक बार देखिए अच्छे से, यानी कि पूर्ववर्तीवाद में जो भी फैसला आया है, न्यायालय ने उस पर सुनवाई की और सुनवाई के पश्चात क्या दिया है, फैसला। तो कब कहा जाएगा कि न्यायालय ने पहले वाद में उस विषय को सुना था और सुनने के बाद उस पर फैसला दिया? यानी कि ये तब कहा जाएगा जब वादी को पूरा मौका दिया गया, यानी कि वादी ने अपनी बातों को रखा, वादी की बातों, सभी बातों को क्या किया गया, सुना गया, और सुनने के बाद क्या आया, निर्णय। प्रतिवादी की भी बातें सुनी गई, जितना साक्ष्य दे सकता था सभी साक्ष्य लिया गया, और उसके बाद क्या आया, निर्णय। यानी कि हम कब कहेंगे कि सुनवाई के पश्चात निर्णय आया है, जब दोनों पक्षकारों को अपने अपने साक्ष्यों को और बयानों को देने का न्यायालय ने क्या दिया है, मौका। अब इसी में आपको टेक्निकल क्वेश्चन बनता है कि कब ये माना जाए। देखिए एक और भाई इसमें बेस है, तब आगे बढ़ा जाए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ
कि अगर किसी के पीठ पीछे या किसी को बिना सुने कोई फैसला दिया गया है तो वह फैसला रेस जुडिकेटा का काम नहीं करेगा, प्रांग न्याय का काम नहीं करेगा और उसी विषय पर नया मुकदमा दायर किया जा सकता है। यानी कि किसी के पीठ पीछे कोई फैसला न सुनाया जाए बल्कि क्या किया जाए, सुना जाए, आडि अल्ट्रम पर्टम। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है वह कंसेंट के आधार पर दी गई डिक्री, सहमत के आधार पर दी गई डिक्री या समझौते की डिक्री में, यही आपका जेस में पूछा गया था, अच्छे से जानिए, इसी पॉइंट से गवर्न होगा। समझौते की डिक्री में क्या रेस जुडिकेटा का नियम लागू होता है कि नहीं? नहीं लागू होता। क्यों? तो आइए क्यों देखा जाए भाई, क्यों का जवाब देना है। मान लीजिए ए और बी में मुकदमा चल रहा था और ए बी न्यायालय के बाहर रजामंद हो गए, आपस में एक समझौता कर लिए मामले में और समझौता करके उस पर साइन किए और कोर्ट के समक्ष क्या कर दिए, पेश, और कहे कि हजूर हम लोग रजामंद हैं इस बिंदु पर, आप इस रजामंदी पर निर्णय सुना दीजिए। कोर्ट ने अब सुनवाई नहीं की बल्कि रजामंदी पर क्या सुना दिया, फैसला। तो यही पॉइंट पकड़ना है कि क्या ये जो फैसला आया दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद आया कि बिना सुने आ गया। तो भाई रेस जुडिकेटा कब लागू होगा? जब दोनों पक्षकारों को क्या किया गया हो और ये जो सहमत के आधार पर डिक्री पारित की गई है ये तो बिना सुने ही कर दी गई, क्योंकि पक्षकार रजामंद हो गए और उन्हीं रजामंदी को मान्यता कौन दे दिया? तो आपका बिहार कोर्ट दे दिया। इसी को थोड़ा जोड़िए आपका दूसरी भाषा में, आर्बिट्रेशन में। देखिए आर्बिट्रेशन में मुख्य रूप से आपका बिहार इंटरव्यू में पूछा गया था कि आर्बिट्रेशन में मुख्य रूप से दो पढ़ना रहता है। एक आपका आर्बिट्रेशन यानी कि मध्यस्थम और दूसरा सुलहकर्ता। तो जो सुलहकर्ता होता है वह निर्णय नहीं सुनाता, वह तो दोनों पक्षकारों के पास स्वयं जाता है और कहता है कि आप लोग रजामंद हो जाइए और ये बिंदु हैं, और जब दोनों पक्षकार रजामंद हो जाते हैं तो उनके बीच हुए समझौते को प्रमाणित कर देता है। तो उसके द्वारा आपका पूछा गया है जो सुलहकर्ता निर्णय देता है उसे कहते क्या हैं? सेटलमेंट एग्रीमेंट या समझौता करार। याद रखिए वो समझौते को केवल क्या करता है? पुष्ट। इस यहाँ भी ए और बी ने आपस में समझौता कर लिया और न्यायालय ने इनको सुना नहीं बल्कि इस समझौते को के आधार पर क्या प्रदान कर दी? डिक्री। तो ये समझौते के आधार पर जो डिक्री हैं ये रेस जुडिकेटा के रूप में लागू नहीं होगी क्योंकि सुना ही नहीं गया। यही आपका बार बार क्वेश्चन आ रहा है इंटरव्यू और प्री में, गलत ना हो, क्यों नहीं होगी ये भी मैं कारण बताया। तो थोड़ा रेस्ट ले लिए तो टीपीए चलेगा भाई, उसके बाद हिंदुला चलेगा। संविधान अभी सोमवार को चलेगा भाई, क्योंकि अभी एक हफ्ता के लिए आपका 3 दिन टीपीए किया गया और 3 दिन संविधान और सीपीसी डेली चलेगी। तो आपका अभी टीपीए चलेगी, सेक्शन 43 था, थोड़ा बहुत उसमें बचा था। उसके बाद आपका हिंदुला तेजी से चला जाए।